हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मेरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों आज हम जो आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले ये सारे के सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके मोस्ट वीवीआई 20 क्वेश्चन है दोस्तों, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखते जाएंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अमाशयी रस में। पेप्सिन क्या करता है दोस्तों? भोजन में जो आता है प्रोटीन उसको पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में बदल देता है और पेप्सिन हमारा अमाशयी रस में पाया जाता है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि। दोस्तों जीवन रक्षक हार्मोन दोस्तों क्या होता है? इसे हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। इसे लड़ो एवं उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि को जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों यह हमारे वृक्क के ऊपर पाया जाता है दोस्तों। वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर हमारा एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है और इसे हम लोग जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी इसे जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, लैंगरहैंस की द्विपीकिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो लैंगरहैंस की द्विपीकिकाएं दोस्तों इंसुलिन का स्राव करते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं? जिसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय, जिसे हम लोग दोस्तों पैंक्रियास के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है दोस्तों? अग्नाशय में हमारे एक बीटा कोशिका हो दोस्तों, बीटा कोशिका होता है जहां से हमारा इंसुलिन का स्राव होता है। और दोस्तों यह क्या होता है? मधुमेह के रोगियों को नियंत्रण यानी डायबिटीज के नियंत्रण में ये इंसुलिन हमारा सहायक होता है। यानी आप अक्सर जानते होंगे दोस्तों, जो मधुमेह से पीड़ित रोगी होते हैं, जो डायबिटीज से मरीज होते हैं दोस्तों, उन्हें हमेशा इंसुलिन की सुई दी जाती है। क्योंकि दोस्तों पैंक्रियास से क्या होता है? इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है, जिसके कारण डायबिटीज की बीमारी होती है और उन्हें रोकने के लिए हमें इंसुलिन का सुई देते हैं। हमारा अगला सवाल है, आइरिस का क्या कार्य है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइरिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आइरिस का मतलब होता है परितारिका। तो परितारिका का क्या कार्य होता है हमारा? तो यह दोस्तों क्या करता है, जो हमारी आंखों में तेज रोशनी बढ़ती है तो यह क्या करता है? हमारी पुतलियों को बंद करने लगता है। यानी तेज प्रकाश हमारा दोस्तों आंखों में डायरेक्टली आती है, उन्हें दोस्तों नियंत्रित नहीं कर पाता हमारे आंख, जिसके कारण क्या करता है? परितारिकाएं आइरिस पुतली के आकार को दोस्तों क्या करता है? नियंत्रित करता है, उन्हें बंद करने लगता है ताकि प्रकाश जल्दी से ज्यादा हमारी आंखों में प्रवेश ना कर पाए। जिसके कारण दोस्तों आइरिस का हमारा क्या कार्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुतली के आकार को नियंत्रित करना है। यानी जब तेज प्रकाश आपकी आंखों में पड़ेगी तो क्या करता है दोस्तों? पुतली के आकार को ये छोटा कर देगा। और अगर कम प्रकाश रहेगा, दिखाई नहीं पड़ता, तो ये क्या करता है दोस्तों? पुतली के आकार को फैला देता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि आइरिस का कार्य हमारा या परितारिका का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे दोस्तों। ये आपके एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सभी अपने दोस्तों साथियों को हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों कि आप लोग शेयर जरूर कर दिया करेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम बहुत ही निकट आ चुका है दोस्तों। अगस्त या सितंबर में दोस्तों आपका एग्जाम कलेक्ट कर लिया जाएगा दोस्तों CBT 1 का। तो बहुत ही कम समय बचा है, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करेंगे ताकि वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए दोस्तों। और ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आने वाले सटीक प्रश्न है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, लास्ट तक बने रहना है और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, परासरण। परासरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से श्वसन के दौरान गैसें क्या करती है? रुधिर में प्रवेश करती है। यानी जो गैस हम लेते हैं, सांस लेते हैं दोस्तों, वो हमारे ब्लड में जाके मिलता है और फिर उसे छोड़ता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण की प्रक्रिया बोलते हैं। हमारा अगला सवाल है,
मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम वजन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और दोस्तों आज हम जो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों डायरेक्टली आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन दोस्तों हम बाहर से नहीं उठाते हैं दोस्तों, ये एकदम एग्जाम में आने वाले सटीक प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को आप देखेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम वजन होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1350। दोस्तों कहीं 1350 देता है, अक्सर आप देखिएगा लूसेंट में दोस्तों 1350 दिया हुआ होगा, और कहीं कहीं हमें दोस्तों 1400 भी मिलता है। यानी लगभग दोस्तों 1350 से 1400 बीच में ही दोस्तों मानव मस्तिष्क का लगभग वजन होता है। हमारा अगला सवाल है, इनमें से रक्तदाब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर का मापक यंत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों ब्लड प्रेशर को हम लोग किस मापक से मापते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर रक्तदाब को मापने के लिए एक प्रकार का यंत्र है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, पॉलीथीन तथा पीवीसी किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि पॉलीथीन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होता है हमारा थर्मोप्लास्टिक। तो दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? तो दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों अगर किसी को पता है। और थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, अगर इनका डिफिनेशन भी मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उस प्लास्टिक को कहते हैं जिसको दोस्तों हम लोग एक बार अगर आकार दे लेते हैं तो पुनः हम उसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जैसे बैकलाइट हो गया दोस्तों, गाड़ी का हेडलाइट बनाने में जो प्रयोग करते हैं वो हमारा हो गया। तो ये सब हमारा क्या होता है दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। टीवी में जो पीछे कवर लगा रहता है दोस्तों, वो भी हमारा दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है, क्योंकि इनका एक बार आकार देने के बाद इनका हम पुनः चक्रण नहीं कर सकते, पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिनका हम लोग दोस्तों बार बार पुनः चक्रण करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग बार बार किसी भी रूप में उन्हें आकार दे सकते हैं, उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं और उन्हें पुनः उनका उपयोग कर सकते हैं। तो पॉलीथीन हमारा दो प्रकार का होता है, हमेशा याद रखिएगा, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है। तो जबकि हमसे यह क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पॉलीथीन और पीवीसी किसके उदाहरण हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक। क्योंकि पॉलीथीन का दोस्तों हम लोग पुनः गला करके उनको पुनः हम लोग दोस्तों पॉलीथीन में बना सकते हैं और उन्हें पुनः उपयोग कर सकते हैं। पीवीसी हमारा दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का वायर होता है, पाइप होता है दोस्तों, जिसका हम लोग पुनः गला करके दोस्तों पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दोस्तों जो पुनः उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पॉलीथीन तथा पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। हमारा अगला सवाल है, नायलॉन है एक क्या? तो दोस्तों नायलॉन किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड दोस्तों क्या है, नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, माइकल फेराडे। दोस्तों बेंजीन की खोज माइकल फेराडे ने की थी। हमारा अगला सवाल है, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? तो दोस्तों फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, P4। दोस्तों P4 हमारा फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। और दोस्तों ये हमारा किस प्रकार का है दोस्तों, ये चतुष्फलकीय होता है, अक्सर आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, चतुष्फलकीय अणुसूत्र का होता है, यानी फास्फोरस हमारा P4 इसका हमारा क्या होता है दोस्तों, अणुसूत्र होता है। हमारा अगला सवाल है, बैटरी में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो दोस्तों अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लेड संचायक बैटरियों में या बैटरी में कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। यह दोस्तों क्या होता है, रसायनों का सम्राट कहलाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है दोस्तों, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। तो बैटरी में कौन सा एसिड संग्रहित होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड संग्रहित होता है। और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, H2SO4 होता है हमारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसे आप लोग अक्सर याद रखिएगा दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल भी हम लोग दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बोलते हैं, H2SO4। और बैटरी में भी सल्फ्यूरिक एसिड ही पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है,
वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है कौन है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्तों सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम गारंटी लेते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भिड़ना ही भिड़ना है दोस्तों, सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान भी उसका दोस्तों क्या होता है, समान होता है। तो वह तत्व कौन सा होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। चूंकि दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमारा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हमारा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान भी हमारा, द्रव्यमान संख्या भी हमारा 1 ही होता है, जिसके कारण इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। हमारा अगला सवाल है, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों धान में जो खेरा रोग होता है उनमें किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। जस्ता की कमी के कारण धान में खेरा रोग होता है। हमारा अगला सवाल है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनंत दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं असीमित भी बोलते हैं। यानी दोस्तों एक आदर्श सुपर कंडक्टर की चालकता हमारा अनंत होता है, असीमित होता है। हमारा अगला सवाल है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के संयोजन के फलस्वरूप। यानी दोस्तों तारे में जो ऊर्जा होती है वो नाभिक की संलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जबकि दोस्तों चांद अगर पूछा जाए दोस्तों कि चांद का प्रकाश होता है, तो दोस्तों चांद का स्वयं प्रकाश नहीं होता है, उनमें उस चांद पर जो प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है दोस्तों, तो चांद पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वही प्रकाश चांद के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। यानी एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए कि इनमें से किनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो दोस्तों चांद का प्रकाश स्वयं नहीं होता है दोस्तों, जबकि तारे नाभिक के संलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सूर्य भी दोस्तों नाभिक के संलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जबकि दोस्तों चांद का खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में हमारा है जर्मेनियम। तो दोस्तों क्या जर्मेनियम अर्धचालक है, तो दोस्तों जर्मेनियम हमारा एक अर्धचालक धातु है दोस्तों। सिलिकॉन, सिलिकॉन हमारा अर्धचालक धातु है, तो दोस्तों सिलिकॉन भी हमारा एक अर्धचालक धातु है। सेलेनियम, सेलेनियम दोस्तों अर्धचालक है या नहीं है दोस्तों, तो सेलेनियम भी दोस्तों हमारा एक प्रकार का अर्धचालक है। जबकि दोस्तों आर्सेनिक हमारा क्या है दोस्तों, ये अर्धचालक नहीं है, ये एक प्रकार का धातु है दोस्तों। और आर्सेनिक अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्सेनिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना है और क्या यह अर्धचालक है या नहीं दोस्तों। अक्सर दोस्त स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं और वो सोचते हैं कि दोस्तों आर्सेनिक भी हमारा क्या है, एक प्रकार का अर्धचालक है, जबकि दोस्तों आर्सेनिक हमारा एक धातु है, तत्व है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 33 होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33 होता है और यह अर्धचालक नहीं है, यह एक धातु है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी हमारे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं दोस्तों और जो भी एलपी क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों, इस बार लेना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे दोस्तों। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। टॉप 20 क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं दोस्तों, 45 दिन 45 क्लास दोस्तों, आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए सटीक होगा दोस्तों और बिल्कुल ही भिड़ने वाला सवाल होगा। तो ये प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह कौन सा नियम कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम का नियम दोस्तों। ओम का नियम कहता है कि दोस्तों के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। और ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, V बराबर IR होता है, जहां V हमारा क्या होता है दोस्तों, विभवांतर होता है, I हमारा धारा होता है और R हमारा रेसिस्टेंस होता है, जिसे हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है किसमें।
तो दोस्तों ये ध्वनि से रिलेटेड प्रश्न आया दोस्तों। तो आपसे हमको एक क्वेश्चन पूछना है दोस्तों कि सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल हमारा ठोस में होती है और सबसे कम हमारा दोस्तों गैसीय माध्यम में होती है। यानी सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए ध्वनि एक नंबर में ठोस होता है, दूसरा द्रव में चलता है और तीसरा हमारा दोस्तों गैस में चलता है। और हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस में नहीं चल सकती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात में। दोस्तों वैक्यूम निर्वात में दोस्तों ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होता है दोस्तों, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है और कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। यानी ध्वनि दोस्तों निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, लेकिन परंतु दोस्तों प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों कि किस तत्व में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, तो दोस्तों किस तत्व में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, एल्यूमिनियम में होता है दोस्तों। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों, 6420 मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाएगा कि किस तत्व में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होता है, तो एल्यूमिनियम में होता है दोस्तों 6420 मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना था दोस्तों, सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त ALP टेक्नीशियन आरपीएफ की तैयारी करते हैं या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो ये सारे प्रश्न उन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों सारे के सारे दोस्तों टॉप क्लास A1 दोस्तों आपके एग्जाम में बढ़ने वाले प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। तो दोस्तों चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह होता है किस प्रकार का। तो दोस्तों कोई भी पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जब आप गर्मी का दिन आता है तो हमें क्या बोलता है दोस्तों कि आपको सफेद व्हाइट कपड़ा पहनने बोला जाता है दोस्तों। ब्लैक या दोस्तों कोई भी अदर कपड़ा पहनने के लिए नहीं बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों काला कपड़ा हमारा क्या होता है सबसे ज्यादा उष्मा का अवशोषण करता है। और कब करता है दोस्तों, जब वो खुरदुरा होता है। यानी इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काला और खुरदुरा। कोई भी पिंड उष्मा का अधिक अवशोषण कब करेगा दोस्तों, जब वह काला होगा और खुरदुरा होगा। और सबसे कम उष्मा का अवशोषण कौन करता है दोस्तों, सफेद कपड़ा दोस्तों। शायद सफेद कपड़ा हो या कोई भी कलर का कोई भी चीज हो दोस्तों, जो सफेद होता है वह उष्मा को क्या करता है, अवशोषित कम करता है, ज्यादा उसे परावर्तित करता है। इसलिए दोस्तों गर्मियों के दिनों में हम अक्सर व्हाइट कपड़ा पहनते हैं दोस्तों, ताकि हमें गर्मी का महसूस कम हो। हमारे शरीर दोस्तों क्या करें, हमारा कपड़ा वायुमंडल से दोस्तों उष्मा को कम अवशोषित करे और उसे ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर से परावर्तित करे। जबकि काला क्या करता है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा उष्मा का अवशोषण करता है और वह क्या करता है दोस्तों, उसको परावर्तित नहीं करता है, उसे एब्जॉर्ब करके रखता है, जिसके कारण वह ज्यादा हीट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए था। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में दोस्तों, इसी तरह से आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।